क्लास स्टार्ट की जाए आप लोगों की। क्यों भाई, क्लास स्टार्ट करें आप लोगों की। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज जो हम लोग जो है टास्क लेंगे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, और अगर उसमें समय मिला तो हम लोग सीपीसी में ऑर्डर 9 ऑनवर्ड्स वो टच करना है आप लोगों का, इसलिए बैरेट सामने रख लीजिए। हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो सेक्शन 4 है वहां से स्टार्ट करेंगे इसको। सेक्शन 4 देखिए तो दो पैरा में डिवाइडेड है, पैरा 1 एंड पैरा 2। जो उसका पहला पैरा है वो यही कहता है आपसे कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी के जो प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रांसफर हैं shall be taken as a part of the Indian Contract Act, उनको संविदा विधि का भाग माना जाएगा। ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, shall be taken as a part। लेकिन जब दूसरे पैरे पे जाएंगे आप, सेकंड पैरा पे, तो जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं लाइक सेल है, मॉर्गेज है, लीज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है, उनके कंटेक्स्ट में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को इन्वॉल्व किया गया है। और कुछ वहां पैरा 2 में सेक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे सेक्शन 52, 54 का पैरा 2 एंड 3 है जो विक्रय से रिलेटेड है, सेल से। 59 है जो मॉर्गेज से रिलेटेड है। 107 है जो लीज से रिलेटेड है। और आपका 123 जो गिफ्ट से रिलेटेड है, उसमें ये तो मेंशन है कि किस किस ग्राउंड पे रजिस्ट्रेशन इन ट्रांजेक्शन्स का होना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के और क्या फॉर्मेलिटीज होंगे, क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में। इसलिए लिखा हुआ है कि ये जितने भी सेक्शंस मेंशन्ड हियर दे आर सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये 1908 के रजिस्ट्रेशन अधिनियम के पूरक हैं। ये सब आपसे पूछा जाता है। अब आपका जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 5। जब आप सेक्शन 5 की रीडिंग करते हैं तो देखेंगे कि सेक्शन 5 जो ओरिजिनल टेक्स्ट में था उसमें कोई पैरा वरा नहीं था, लेकिन 1929 के अमेंडमेंट से इसमें एक सेकेंड पैरा इंसर्ट किया गया। तो अब इसके दो पैरा हो गए, पैरा 1 एंड पैरा 2। पैरा 1 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, संपत्ति अंतरण किसको कहते हैं ये बताता है। और पैरा 2 आपको ये बताता है कि पर्सन शब्द में क्या केवल ह्यूमन बींग्स आएंगे या आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आते हैं, लाइक कंपनी, कारपोरेशन, सोसाइटी वगैरह वगैरह। तो इसका पॉजिटिव रिप्लाई करता है आपको कि हाँ इसमें ये सब भी आते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर कर देता है पैरा 2 कि पर्सन शब्द में तो ये आते हैं, लेकिन अगर आप इनको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं या ये आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर की वैलिडिटी इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रेगुलेट नहीं हो।
उस अंतरण की वैधता इस अधिनियम से विनियमित नहीं होगी। तो फिर कहां से रेगुलेट होगी? जो उसके रेस्पेक्टिव लॉज हैं। अगर कंपनी है तो कंपनीज लॉ, सोसाइटी है तो सोसाइटी एक्ट, ये इस तरह की बातें इसमें होती। और आपके इस सेक्शन 5 को अगर हम कहें एक तरीके से कि ये आपका की सेक्शन है, पूरे इंटायर एक्ट को रेगुलेट करता है, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहली ही जो लाइन लिखी है, इन द फॉलोइंग प्रोविजंस या इन द फॉलोइंग सेक्शंस, तो इन द फॉलोइंग सेक्शंस का मतलब कि 6 से ऑनवर्ड्स जो आपका लास्ट तक जो आपका सेक्शन है, वो इसको रेगुलेट कर रहा है, पूरे इंटायर एक्ट को ये कंट्रोल करता है। 1929 के थ्रू इसमें भी एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है टू हिमसेल्फ, स्वयं को। तो क्या कोई व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी अपनी ही फेवर में ट्रांसफर कर सकता है? तो हम इसका पॉजिटिव रिप्लाई करें। आप ट्रस्ट देखते हैं, आप ट्रस्ट क्रिएट करते हैं बीइंग एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और आप उसके ट्रस्टी बन जाते हैं या उसके आप बेनिफिशियरी बन जाते हैं, या आप वक्फ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, आप उसके मुतवल्ली बन जाते हैं, या आप उसके जो है बेनिफिशियरी बन जाते हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो टू हिमसेल्फ को सपोर्ट करते हैं। अब इसमें खास क्या है? आपके पैरा 1 में खास ये है कि इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी। एक तो देखिए, इसमें वर्ड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड। संपत्ति के आगे न चल लिखा है ना अचल लिखा है, ना मोएबल ना इमोएबल। तो इसका मतलब कि पैरा 1 में जो प्रॉपर्टी वर्ड है, यूज्ड इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, का प्रयोग बहुत ही विस्तृत अर्थ, जितनी तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज को अपनी एम्बिट में लेता है। टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, मूर्त हो, अमूर्त हो, ये सबको कवर अप करता है। एक बात तो ये आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी बात ये दिमाग में रखनी है कि एवरी ट्रांसफर इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हर अंतरण संपत्ति अंतरण नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां एक वर्ड यूज किया गया, कन्वेज। कन्वेज को हिंदी में कहते हैं हस्तांतरण। मतलब इन एवरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देयर शुड बी कन्वीनियंस, हस्तांतरण होना चाहिए। और ये हस्तांतरण का कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सीधा सा होता है, क्रिएटिंग न्यू इंटरेस्ट आर टाइटल इन फेवर ऑफ द ट्रांसफरी। अंतरिथि के पक्ष में नए हित या स्वत्व का सृजन। जैसे आप पार्टीशन देखते हैं, पार्टीशन होता है या कंप्रोमाइज प्रॉपर्टी का होता है, तो पार्टीशन में आप प्रॉपर्टी का कोई नया इंटरेस्ट थोड़ी ना पाते। वो तो इंटरेस्ट जैसे ही आप पैदा होते हैं बाय बर्थ, वो आप में वेस्ट हो जाता है। तो जब तक कि आपके फेवर में नए इंटरेस्ट का क्रिएशन ना हो,
तब तक हम उसको उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। इसीलिए कभी कभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप कर लेते हैं आपसे कि क्या पार्टीशन को ट्रांसफर प्रॉपर्टी माना जाए। लाइकवाइज कंप्रोमाइज है, सरेंडर है, रेलिंक्विशमेंट है, ये सारी चीजें हैं। अब इन पे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस पे जो है फाइंडिंग है कि हम पार्टीशन को माने या ना माने, ट्रांसफर प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5। क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा कि इस तरह के मैटर्स में प्रॉपर्टी कन्वेज नहीं होती, और कन्वेज का क्या मतलब होता है वो भी आप जानते हैं। अब उस पे क्या क्या केसेस हैं जो पूछे जाते हैं आपसे, वो भी आपका जानना बहुत जरूरी है। सपोज कि अगर पूछ लिया कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टीशन इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो आप कौन सा केस वहां पे जो है रिफर करेंगे। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है, आप में से कोई बता सकता है, एनीवन? सर वीएन सरीन वर्सेस अजीत कुमार का शायद केस है। हाँ, और एक मोहर सिंह वर्सेस देवी चरण का भी केस है, वो भी नोट कर लीजिए। सर मोहरचंद वर्सेस नविंदु, आवाज सुन रहे हैं मेरी? यस सर। बताइए, तुरंत बताइए। सर क्या सर क्वेश्चन नहीं आए थे, सुनाई दिया। मैंने कहा जो भी केस बताया वो बताइए। तो वीएन सरीन वर्सेस अजीत कुमार। हाँ, सरीन वर्सेस अजीत कुमार का केस दिमाग में रहेगा तो आप लिख लेंगे। दूसरा मोहर सिंह वर्सेस देवी चरण का केस। अब फैमिली सेटलमेंट को हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी माने या हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी ना माने, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है। और 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, हो सकता है आपसे पूछा जाए, रामदेव फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अरविंद भाई राम भाई पटेल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम फैमिली सेटलमेंट को हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5 नहीं कहेंगे। तो हो सकता है कि आप लोगों से इस तरह के केसेस पूछे जाएं, इस पर आप जाएंगे तो डिटेल में तो बहुत दिक्कत होगी, अभी मत जाइए। कंप्रोमाइज है, क्या उसको हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी मानेंगे, तो उस पे अब्बास बांदी बीबी का केस है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब्बास बांदी बीबी वर्सेस मोहम्मद रजा का केस। अब ये सब केस आपके दिमाग में सब होना चाहिए। अब आइए, हम क्या जो सरेंडर है उस सरेंडर को, समर्पण को हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी कहेंगे। हम आपको एक रूलिंग देंगे अवध हाई कोर्ट की, वो है कालका वर्सेस जसवंत का केस। कालका वर्सेस जसवंत। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती, इन पे आप कंसंट्रेट करेंगे, देख लेंगे सेक्शन 5 पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, और मोर और लेस जो मैंने बताया लगभग उसी के सराउंडिंग क्वेश्चंस हैं। अब एक बात और सेक्शन 5 के कंटेक्स्ट में, वो हम खत्म करेंगे, फिर सेक्शन 6 पर आते हैं। देखिए, सेक्शन 5 में एक
जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी के नीचे इन फ्यूचर आर प्रेजेंट, भविष्य में अथवा वर्तमान। इसको लेके भी बहुत डिबेट हुआ, क्योंकि हमको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी शुड बी प्रेजेंट, संपत्ति वर्तमान होनी चाहिए। ये फ्यूचर प्रॉपर्टीज के ट्रांजैक्शंस को डील नहीं करता है। अभी आप सेक्शन 6 में जब आएंगे तो वहां आप देखेंगे इसको लेके एक डाउट क्रिएट हुआ कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर प्रॉपर्टी शब्द को क्वालिफाई कर रहा है या ट्रांसफर वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी क्लियर किया, जो प्रेजेंट या फ्यूचर वर्ड है ये डज नॉट क्वालिफाई द वर्ड प्रॉपर्टी, शब्द संपत्ति को विशेषित नहीं करता है। अब सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों को रूलिंग मालूम होगी तो आप लोग इसका बहुत इजीली जवाब दे देंगे। मालूम है रूलिंग आप लोगों को इस पर? सर जुगल किशोर वर्सेस राव पाठक। हाँ, जुगल किशोर वर्सेस राव कॉटन मिल्स का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 6 पर, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। और जब आप सेक्शन 6 को एनालाइज करेंगे तो सेक्शन 6 को हम 2 पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं। अगर उसकी पहली स्टार्टिंग लाइन जब आप पढ़ेंगे तो पहली स्टार्टिंग लाइन यही कहती है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफरेबल या ट्रांसफर्ड। किसी भी प्रकार की संपत्ति अंतरित की जा सकती है। इसका मतलब कि सेक्शन 6 का ये जो पोर्शन है जो अभी आपके सामने मैंने रखा, ये बिलीव्स इन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, ये संपत्ति की अंतरणीयता में विश्वास करती है। लेकिन जैसे सेक्शन 6 पे आप आगे बढ़ते हैं तो एक्सेप्ट के बाद जो लिखा हुआ है वो सेक्शन 6 का सेकंड पार्ट हो जाता है, और जो ये कह देता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट आर बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, सिवाय जैसा कि इस विहित किया गया हो। अब ये जो सेकंड पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन बिलीव्स इन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। क्या इट विल ओनली बी डिसाइडेड बाय सेक्शन 6? क्या सोल अथॉरिटी धारा 6 ही के पास है? ऐसा नहीं है। जब आप धारा 6 का ये सेकंड पोर्शन पढ़ते हैं तो जैसे लिखा ना कि प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट आर बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो अन्य विधियां भी हैं जो ये बताएंगी कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है या ट्रांसफरेबल नहीं। तो सेक्शन 6 इज नॉट ए सोल अथॉरिटी टू डिसाइड दिस क्वेश्चन। और आप जानते हैं कि आपका जो आर्टिकल 13 है उसके जब क्लॉज 3 पर आप जाते हैं तो उसमें ए और बी लिखा हुआ है। ए में लॉ वर्ड में क्या क्या आता है विधि शब्द में, और ये जो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया हुआ है लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसमें क्या क्या आता है ये वहां लिखा हुआ है। अब जैसे सपोज करिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली वक्फ प्रॉपर्टी है, नॉन ट्रांसफरेबल, अनकोडिफाइड लॉ है। तो हो सकता है कि आपको कोई कोडिफाइड लॉ मना कर रही हो या अनकोडिफाइड लॉ मना कर रहा हो। हिंदू लॉ में जब अनकोडिफाइड हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे जो महंतशिप है, जो महंत का पद है,
मठ का जो पद है मठाधीश का, नॉन ट्रांसफरेबल। सेक्शन 60 सीपीसी जाते हैं आप, उसके क्लॉज 1 के प्रोविजो में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट है। तो नॉट ओनली 6, केवल टीपीए ही नहीं डिसाइड करती, अदर स्टैट्यूट्स भी डिसाइड करते हैं, अन्य विधियां भी डिसाइड करती, वो संहिताबद्ध हो सकती हैं, संहिताबद्ध नहीं हो सकती। अब आपको टास्क यहाँ पे ये लेना है कि 6A से ऑनवर्ड्स 6I, ये पूरा जो है प्रॉपर्टीज का यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफरेबल। अच्छा, 6 केवल यही बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है, ये कतई नहीं बताता है कि अगर आपने सेक्शन 6 के कंट्रावेंशन में ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर क्या वैलिड होगा कि वाइड होगा। तो हमको क्या करना होगा, सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। किसी भी ऐसे एग्रीमेंट को करने की आपको परमिशन नहीं है जो डिफीट्स द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ, जो विधि के अभिव्यक्त प्रावधान को विफल करते। तो लिहाजा अगर ट्रांसफर इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 6 है, धारा 6 के उल्लंघन में है, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 23 वो ट्रांसफर शैल बिकम वॉइड, वो अंतरण शून्य हो जाएगा। अब इसमें ABCDEFG में क्या लिखा हुआ है, इसको आपको बहुत कायदे से दिमाग में सेट करना है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए, या सीधे पूछ लें आपसे कि सेक्शन 6D डील्स व्हाट, डी में क्या लिखा हुआ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसे स्पेस सक्सेसनेस है, 6A में है। अब स्पेस सक्सेसनेस जिसको संभाव्य उत्तराधिकार कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती, क्या क्या इंक्लूड करता है, किसको स्पेस सक्सेसनेस कहते हैं। तो स्पेस सक्सेसनेस उसको कहते हैं जो इंडिकेट करता है एक्सपेक्टिंग टू गेट द प्रॉपर्टी इन फ्यूचर, भविष्य में संपत्ति प्राप्त करने की प्रत्याशा। कैसे ये एक्सपेक्टेशन आता कहां से है, आप लीगल एयर हैं किसी पर्सन के, उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं, वो आपको इस बात का एक्सपेक्टेशन है कि फादर की डेथ होगी तो आप प्रॉपर्टी उसकी आपको डिवॉल्व होगी, आप प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे, आपने इसी एक्सपेक्टेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर। तो अभी तो प्रॉपर्टी आपके हाथ में आई नहीं कि आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए। उसी तरीके से जो चांस ऑफ लीगेसी है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी आपको विल की है, अभी टेस्टेटर की डेथ नहीं हुई है तो विल तो ऑपरेट करेगा नहीं, और आपको ये एक्सपेक्टेशन हो गया कि चूंकि प्रॉपर्टी आपके नाम से आ गई है विल में, तो प्रॉपर्टी आप ही की। अभी ऐसा कुछ नहीं, जब टेस्टेटर की डेथ होगी तो वो प्रॉपर्टी यू विल गेट, वो संपत्ति आप प्राप्त करेंगे। आपने इसी एक्सपेक्टेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। फिर उसमें है एनी अदर लाइक पॉसिबिलिटीज, इससे मिलती जुलती अन्य संभव। अब वहां से एक क्वेश्चन आपसे पुटअप करते हैं और खूब ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो ऑफरिंग है, जो मंदिरों में चढ़ावा है, चढ़ता है, तो जो कल को जो चढ़ावा चढ़ने वाला है, आज का तो आपके हाथ में, कल को जो चढ़ने वाला है, कैन यू ट्रांसफर
फ्यूचर ऑफरिंग। अब इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स है, 2 रूलिंग्स हैं। एक बालमुकुंद वर्सेस तुलाराम का केस है और दूसरा अहमददीन वर्सेस इलाही बख्श का केस है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की इन रूलिंग्स को बद्रीनाथ वर्सेस पूना के मामले में, पूना PUNAA के मामले में कंफर्म किया है कि फ्यूचर ऑफरिंग इतना जो है अनप्रिडिक्टेड नहीं है जिसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। इट कैन बी ट्रांसफर्ड। ये बहुत पूछा गया है आपसे। सेक्शन 6B है, आप पढ़ते हैं, राइट ऑफ री एंट्री पढ़ते हैं। आप जब लीज पढ़ते हैं तो लीज का जो डिटर्मिनेशन है, लीज हाउ टू बी टर्मिनेटेड, सेक्शन 111 पढ़ते हैं। सेक्शन 111 में ABCDEFG करके लिखा हुआ है। 111 का जो जी है वो सेक्शन 6B के इज वेरी क्लोज्ड, बहुत नजदीक। हम 3-4 ही इसमें आपको दृष्टांत देंगे, ज्यादा इस पे हम बात करेंगे तो पूरा घंटे ही सीप लग जाएगा। जब लेसी लीज के एक्सप्रेस कंडीशंस को वायलेट करता है, उसके लिखित शर्तों का उल्लंघन करता है, तो जो लेसर होता है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी हो, उसको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने का राइट हो जाता है, राइट टू रिज्यूम द पोजीशन। अब ये उस प्रॉपर्टी के साथ ये अटैच है विच वॉज लेट आउट, जिसको पट्टे पे उठाया गया था। अब आप उस पट्टे से, उस प्रॉपर्टी से इस राइट को अलग करके आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको करना है तो वो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दीजिए, ये राइट उसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से जब जाएंगे तो इजमेंट्री राइट्स हैं, सुखाधिकार है 6C में, क्या उनका अंतरण हो सकता है? अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, जो अधिसेवी संपत्ति है, तो आपका सीधा जवाब होगा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उसके साथ जुड़ा होता है, आप सेपरेट करके उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे सेक्शन 6D है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, जो राइट आपको आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे दिया गया है, कैन यू ट्रांसफर इट? जवाब होगा नो। उसके बाद एक सेक्शन 6DD है, क्या फ्यूचर मेंटेनेंस को, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं? नेगेटिव रिप्लाई आपको मिलेगा। 1929 में 6DD वाज इंसर्टेड, और जो इसका लास्ट वाला है आई, वो भी देखेंगे तो 1885 में वो इंसर्ट किया गया, वो था नहीं पहले। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रेशर लेना पड़ेगा, आप इसका प्रेशर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपको मिलना है। फिर हम अगर सेक्शन 7 पे आते हैं, तो हु कैन एक्ट एज ए ट्रांसफरर, कौन अंतरण करता हो सकता है? तो जब वहां जाएंगे, आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यू हैव टू क्वालिफिकेशन, यू शुड हैव, आपके पास 2 योग्यताएं होनी चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, संविदा करने की क्षमता, जो आपको सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलता है। और हमको केवल कैपेसिटी ही नहीं चाहिए,
हमको राइट टू ट्रांसफर भी चाहिए आपका। अब वो राइट टू ट्रांसफर आपको मिलेगा कहां से? या तो उस प्रॉपर्टी के आप ओनर हो, या उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ओनर ने आपको ऑथराइज्ड किया हो, प्राधिकृत किया हो, तभी ये राइट आप डिराइव करें। तो अगर ये दो क्वालिफिकेशंस आप में हैं तो आप यू कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, आप संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 7 आपसे पूछ सकते हैं। और जिस प्रॉपर्टी के आप ओनर होने जा रहे हैं, या आप ओनर हैं, या जिस प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज किया गया हो, वो प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। देखिए, ट्रांसफरेबल वर्ड लिखा हुआ है, अंतरणीय संपत्ति होनी चाहिए। यानी आपके सेक्शन 6 से वो हिट ना हो रही हो, या किसी स्टैट्यूट से वो हिट ना हो रही हो सकता है आप स्वामी हो सकता है कि आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल हो, तब कैसे आप ट्रांसफर करें? तब तो नहीं कर सकते आप। ये भी थोड़ा सा वॉचफुल रहिए इस पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। खूब पूछते हैं कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उस प्रॉपर्टी के साथ साथ जो उसके लीगल इंसिडेंट्स हैं, जो उसके विधिक प्रासंगिकताएं हैं, क्या वो भी ट्रांसफर होती हैं? तो आप कहेंगे यस, ट्रांसफर होती है। आप मकान ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को, दरवाजा लगाया है, खिड़की लगी है, नल मान लीजिए लगा हुआ है, बाउंड्री है, तो ये तो सब ट्रांसफर होगी ना, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। जब तक कि इसके तथ्य प्रतिकूल आशय दर्शित ना हो। आप फैक्ट्री बेच रहे हैं, तो जो मशीन है, मशीन जिस पे लगी हुई है, नट बोल्ट है, ये भी तो ट्रांसफर होगा। उस प्रॉपर्टी के साथ कोई इजमेंटरी राइट है, वो भी तो ट्रांसफर होगा। तो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो उसके लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर होते हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि कौन सा सेक्शन इज कंसर्न विद लीगल इंसिडेंट्स ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी, तो आपको धारा 8 बताना है। ये बहुत पूछा गया है। अब सेक्शन 9 पर आइए। सेक्शन 9 आपको ओरल ट्रांसफर की बात करता है, लेकिन वहां पे आपको एक वार्निंग भी दे देता है कि अगर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का ट्रांसफर इन राइटिंग रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तब तो ट्रांसफर इन राइटिंग ही हो। अब कहाँ इन राइटिंग होगी, कहाँ ओरल होगा, तो जब आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं, जैसे 54 का पैरा 2(3), 59, 107, 123, वो आपको बता देंगे कि कहाँ ओरल होना है, कहाँ इन राइटिंग होना। अच्छा, एक बात इन राइटिंग में आपको और ये ध्यान देनी है कि जब इन राइटिंग ट्रांसफर होगा, प्रॉपर्टी लिखित रूप में होगा, तो उसका अटेस्टेशन भी चाहिए अगर विधि के द्वारा अपेक्षित है, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। रजिस्ट्रेशन भी इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो रजिस्ट्रेशन भी चाहिए उसका। लेकिन जब आप एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर पे जाएंगे, जो आपका लास्ट चैप्टर है, सेक्शन 130 आपको ये बता देगा कि एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर शैल ओनली बी अफेक्टेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अनयोज दावे का अंतरण केवल लिखत के निष्पादन से ही प्रभावी हो जाएगा। नो नीड ऑफ अटेस्टेशन, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन।
तो ये जैसा होगा वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन 130 एक बार वॉच कर लीजिएगा, ये चीज बहुत पूछी गई है। अब सेक्शन 10 है, 11 है, ये सारे हैं। अब इनको डिस्कस करना है तो इनको डिस्कस करने की एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी ये है कि आप पहले 25, 26, 29 को टच करिए, तब यहां पर बैक होइए। अगर देखिए आप सेक्शन 7 को अगर ध्यान से देख रहे होंगे, देखा भी होगा, तो अगर आप में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, राइट है, तो आप चाहें तो प्रॉपर्टी को इन पार्ट ट्रांसफर करिए या पूरा होल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दीजिए या कंडीशनल ट्रांसफर करिए या अनकंडीशनल ट्रांसफर करिए, आपकी मर्जी। अब इसका मतलब कि आप चाहे तो प्रॉपर्टी का कंडीशनल ट्रांसफर कर सकते हैं, सशर्त अंतरण कर सकते हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी का सशर्त अंतरण कर सकते हैं, तो क्या कंडीशन आपकी इच्छा अनुरूप होगी? वो कंडीशन एट योर डिजायर होगी? नो। जो भी कंडीशन आप इंपोज करेंगे, एज पर डिजायर ऑफ द एक्ट हो। एक्ट में लिखा हुआ है कौन सी कंडीशन इंपोज कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते हो। अब वहां पे जब जाएंगे तो मान लीजिए कंडीशनल ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई कि कंडीशन जो भी लगेगी एज पर स्टैट्यूट लगेगी, अधिनियम के अनुसार लगेगी। तो दो तरह की शर्तें, और उन दोनों को एक टेक्निकल नेम दिया गया, कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। पूर्ववर्ती शर्त, पश्चातवर्ती शर्त। अब ये पूर्ववर्ती शर्त क्या है और किसको पूर्ववर्ती शर्त के रूप में आप नहीं लगा सकते? तो जब आप धारा 25 में जाएंगे तो कौन कौन सी कंडीशंस कंडीशन प्रेसिडेंट के रूप में इंपोज नहीं हो सकती, वो वहां मेंशन है। और ये देखा गया एग्जामिनेशन कि वहां जो जितने इलस्ट्रेशंस लगे वो सब आपके प्री में पूछे गए, सब के सब। इसलिए उनको बाईपास मत करिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा। अब कंडीशन प्रेसिडेंट किसको कहेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कंडीशन आपके ऊपर इंपोज करें, हम ये कहें आपसे कि अगर आप ये काम कर देते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि अगर आपने एलएलबी में 60% स्कोर कर लिया तो हम आपको 500 रुपए दें। तो ये 500 मिलेगा कब आप? जब आप कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो जब वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ये सोली डिपेंड्स अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, हित का निहित होना शर्त के पूर्ण होने पर पूर्ण रूप से निर्भर करता हो। और शर्त कब पूरी करनी है? बिफोर वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, हित निहित होने के पहले। तो हम कहेंगे ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। इसका मतलब कि हम आपको अभी 500 दे दें और आपको ये कहें कि अगर आप एलएलबी में 60% नहीं स्कोर करेंगे तो ये 500 रुपए आपसे वापस ले लिया जाएगा। इसका मतलब शर्त कब पूरी करना है? आफ्टर वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। ये कंडीशन सब्सिक्वेंट हो, पश्चातवर्ती शर्त हो।
अब वापस आते हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट में जो शर्त है उसका कंप्लायंस उनको कैसे फुलफिल करेंगे, तो उसके लिए धारा 26 है, 26 वो आपको ये बताएगी कि हमको सब्सटेंशियल कंप्लायंस चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए 59.8 अगर आपका आ गया या 9 आ गया, तो आपने बहुत हद तक शर्त पूरी कर दी, वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर वो कंडीशन सब्सिक्वेंट होगा तो उस कंडीशन का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना पड़ेगा आपको। 60 मतलब 60। तो जो वहां पे इलस्ट्रेशंस लगे हैं वो इलस्ट्रेशंस 29 में देखिए लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट कंडीशन का कंप्लायंस कैसे होगा। अब वहां जो इलस्ट्रेशंस लगे हैं वो इलस्ट्रेशंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक वेल नोन एग्जांपल है कि ए बी सी ये कहता है कि अगर एक्स वाई जेड की कंसेंट से तुम मैरिज करो तो ये मकान तुम्हारा। अब इसको कंडीशन प्रेसिडेंट में लेना है तो बी को एक्स वाई जेड की कंसेंट लेकर मैरिज करनी पड़ेगी। अब वो गया कंसेंट लेने, अनफॉर्चुनेटली जेड मरा हुआ है, मर गया। एक्स वाई से उसने कंसेंट ले ली, मकान उसको मिल जाएगा, सब्सटेंशियल कंप्लायंस हो गया। जहां तक कर सकता था वहां तक किया उसने। लेकिन अगर यही कंडीशन सब्सिक्वेंट होता ना, तो भले ही उस कंडीशन का परफॉर्मेंस बियॉन्ड हिज पावर चला गया होता, वो मकान जो उसको मिला था वो मकान उससे ले लिया जाता। इसका मतलब कि कंडीशन प्रेसिडेंट बिलीव्स इन वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। पूर्ववर्ती शर्त निहित हित के निहित होने में विश्वास करती है, while condition subsequent believes in divesting of interest। जो मिला वो भी आपसे छीन दिया जाएगा क्योंकि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस आपको करना है। तो चलिए एक बात तो ये आ गई कि कंडीशन प्रेसिडेंट में कौन सी शर्त लगेगी ये धारा 25 डिसाइड करेगी। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट के रूप में कौन सी कंडीशन लगेगी ये आप उसके सराउंडिंग खोजने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। अब आपको बैक होना होगा 10, 11, 12, 17, ये 4 धाराएं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। 10, 11, 12, 17 ये 4 धाराएं। अब जो धारा 10 है उसमें ये कहा गया है आपसे कि अगर आपके राइट टू अलाइनेशन अन्य संक्रामण को अवरुद्ध करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंडीशन लगाई जाती है तो कंडीशन वाइड हो, ट्रांसफर वैलिड होगा। जैसे हम आपसे ये कहें कि ये मकान हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आप इसको किसी और को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो बीइंग एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन यू रिस्ट्रिक्ट माय दिस राइट? सीधे जवाब होगा नो, आप नहीं रोक सकते मुझको। लेकिन सेक्शन 10 पे जब जाएंगे तो सेक्शन 10 में जब देखेंगे आप तो कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। क्या क्या ध्यान देना है आपको वो भी सुन लीजिए। सेक्शन 10 में जब जाएंगे तो सेक्शन 10 में अब सवाल ये उठेगा कि ये किस प्रकार के ट्रांसफर्स पे लागू होता है। तो जो उसका पहला ओपनिंग वर्ड है ट्रांसफर्ड, अंतरित किया गया, ये क्लियर कर देता है
कि सेक्शन 10 इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर, सभी प्रकार के अंतरणों पे लागू, चाहे वो सेल हो, मॉर्गेज हो, लीज हो, एक्सचेंज हो, गिफ्ट हो, सब पे लागू है। पहली चीज ये नोटिस करनी। दूसरी चीज क्या नोटिस करनी, हम आपके राइट टू एलाइनेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, वो रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए या लिमिटेड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब पूर्ण अवरोध या आंशिक अवरोध, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं। तो सेक्शन 10 उसी रिस्ट्रिक्शन को वाइड डिक्लेयर करेगी जो आपको आपकी प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर करने से रोकता हो, और आप ही को नहीं, आपकी जो लीगल एयर्स हैं उनको भी रोकता हो। इसका मतलब कि अगर आपके राइट टू ट्रांसफर पर हम पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आंशिक अवरोध लगाते हैं, तो आंशिक अवरोध क्या होगा, वो वैलिड होगा। लेकिन इसके दो डिपार्चर हैं कि जहां एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन रिमेन्स वैलिड, वो भी आपसे बहुत पूछा जाता है। जैसे लीज की केस, लेसी को आप जानते हैं कि अगर आप उसको मना ना करिए तो जो प्रॉपर्टी इसको जो है लीज पे दी गई है उसका वो सब लीज कर सकता है, ये राइट होता है उसका। आप टेनेंसी एक्ट पढ़ रहे हैं, देखिए सब रेटिंग पर जो है सब टेनेंसीज पे जो है रोक, अनलेस परमिटेड। तो अगर लीज डीड में परमिशन है तो लेसी कैन सबलेट, लेकिन अगर आपने रोक दिया और लीज डीड में कि लेसी कैन नॉट सबलेट, तो ये तो आप उसके राइट टू एलाइनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हो गया, ये वैलिड होगा। और इन केस ऑफ मैरिड वीमेन्स, विवाहित महिलाओं की दशा में, नॉट बीइंग ए बुद्धिस्ट, हिंदू, ये लिखा हुआ है ना, जो जैन बुद्ध ऐसे कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है भाई? सर हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म की। हाँ, जो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध धर्म की ना हो, पार्शियन हो, क्रिश्चियन हो, अगर मैरिड हैं तो उनके राइट टू एलाइनेशन को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। अब जब आप सेक्शन 11 पे आते हैं तो ये 10 आपके राइट टू ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करता है, और सेक्शन 11 आपके राइट टू यूज और इंजॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। सेक्शन 11 सॉरी, और 11 को अगर वॉच करेंगे तो 11 हैज टू पैरा, उसके दो पैरा है, पैरा 1, पैरा 2। पैरा 2 पैरा 1 का डिपार्चर, क्या नोटिस करना है आपको पैरा 1 में, वो नोटिस कर लीजिए। पैरा 1 में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट एब्सोल्युटली क्रिएटेड देयर इन, उसमें पूर्ण रूप से सृजित किया गया हित। और आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब ओनरशिप, वो केवल 3 ही ट्रांजैक्शंस में होती है, सेल में, एक्सचेंज में और गिफ्ट में। इसका मतलब कि लीज और मॉर्गेज पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये पहली चीज नोटिस करनी।
दूसरी चीज क्या नोटिस करनी है आपको? दूसरी ये नोटिस करनी है कि जब सेक्शन 10 पढ़ रहे थे तो वहां रिस्ट्रिक्शन को हमने क्लासिफाई किया था, एब्सोल्यूट, पार्शियल। यहां मेरे मोड ऑफ एंजॉयमेंट पर आप चाहे एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगाइए, चाहे पार्शियल लगाइए, नेगेटिव लगाइए, पॉजिटिव लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो कंडीशन विल बिकम वाइड। उसको नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन से कोई लेना देना 11 पैरा 1 को, यही आपको नोटिस करना है। मैंने कहा कि जब भाई जैसे सेक्शन 10 का डिपार्चर था कि कुछ मामलों में एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन वैलिड होगा, उसी तरीके से कुछ मामलों में जो है आपके उपयोग और उपभोग के अधिकार पे जो प्रतिबंध होगा वो वैलिड माना जाएगा। अब वो सिचुएशंस कहाँ लिखी हैं? तो एक तो आपके 11 के पैरा 2 में है और एक धारा 17 है, सेक्शन 17 है, डिपार्चर है उसका। अब देखिए सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। हाँ, एक बात नोटिस करनी है आपको बहुत कायदे से। आज हम लोगों ने जो टास्क लिया है 35 तक का, ये हम लोग चैप्टर 2 के प्रोविजंस को एग्जामिन कर रहे हैं। और चैप्टर 2 में जब आप जाएंगे अपने इंडेक्स को देखेंगे तो ये चैप्टर 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में सेक्शन 5 to 37 जो हम लोग का रेंज है आज, और पार्ट बी में 38 से 53 ए। 5 to 37 मूवेबल, इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज पर अप्लीकेबल है, जबकि पार्ट बी 38 से 53 ए is confined only to immovable property। ये भी प्री में बहुत पूछा गया है। हम इस बात को यहां क्यों उठा रहे हैं, उसकी रेलिवेंसी क्या है? देखिए सेक्शन 11 तो आपकी पार्ट ए के रेंज का सेक्शन है ना, लेकिन इसका पैरा 2 देखिए, वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। कायदे से चल अचल दोनों की हमें बात करनी चाहिए। पैरा 1 में तो हम कर रहे हैं, लेकिन पैरा 2 में नहीं कर सकते। अब पैरा 2 में मान लो कि मेरे पास एक लैंड है, सपोज करिए, पैरा 2 को समझने की, हमने उस लैंड की प्लाटिंग की, ये सब उसमें कंडीशन के रूप में लिखी हुई। एक प्लाट हमने रिटेन किया अपने लिए, दूसरा प्लाट हमने आपको बेच दिया, दान कर दिया। अब जो पार्ट मैंने आपको ट्रांसफर किया उस पर मैंने एक कंडीशन लगी, आपके मोड ऑफ एंजॉयमेंट कि साहब आप जब जो है अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब नाली का जो निकास है, वो मेरे बाउंड्री वॉल से सटा के नहीं निकालोगे। अब आप उस जमीन के ओनर हैं, आप ड्रेनेज सिस्टम को इधर से ले जाइए, उधर चले जाइए, जमीन के नीचे से ले जाइए, ये तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर अपने उस फ्लैट के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए मैंने ये कंडीशन आप पे लगाई, अगर धारा 11 का पैरा 2 नहीं होता तो ये कंडीशन वाइड हो चुका होता, लेकिन ये कंडीशन वैलिड होगा।
पैरा 2। अब जब आप डेनिस सिस्टम की आप शुरू में तो आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, आपने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, छोटी सी बात है, चलो इतनी बात रखी जा सकती। उसका अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस तो आपको बाद में पता चलेगा। अब आपने सोचा कि यार अब जो पोर्शन मैंने लिया है इनसे, लाओ थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। उसके पर ये शर्त नहीं चलेगी, ये शर्त उस व्यक्ति पर भी चलेगी। आप प्रॉपर्टी जिसको जिसको ट्रांसफर करेंगे वो सब उस कंडीशन से बाउंड होगा। सेक्शन 40, सेक्शन 40 ऑफ दिस एक्ट, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, संविदाएं भूमि के साथ साथ चलती। इस नियम को आत्मसात करता है आपका सेक्शन 40, और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट केस है टल्क वर्सेस मलकहे का केस। उठा के देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक को तो ये केस मिल जाएगा आपको। अभी जैसा बताया 17 भी इसका डिपार्चर है 11 का, तो हम लोग 1 बाय 1 करके चल रहे हैं। सेक्शन 12 है अगला एग्जाम्पल सब्सिक्वेंट कंडीशन का। हमने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और हमने आपके पर ये शर्त लगाई कि आप जैसे ही इंसॉल्वेंट होंगे, दिवालिया होंगे, ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी, मतलब मेरे पास वापस आ जाएगी। क्या हम ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं? 12 मना करता है, नहीं लगा सकते ऐसी कोई शर्त। या ऐसी प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफर करने का अटेम्प्ट किया तो प्रॉपर्टी वापस। ऐसी भी शर्त आप नहीं लगा सकते कंडीशन सब्सिक्वेंट के रूप में। सेक्शन 17, डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन ऑफ इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी, आय को संचित करने के लिए दिया गया निर्देश, धारा 17। देखिए 2 क्लॉज है उसमें, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। आपसे पूछते हैं कि 17 का कौन सा क्लॉज embodied the rule against direction for accumulation of income, आय के संचयन के निर्देश के विरुद्ध नियम की बात करता है। आप सीधे क्लॉज 1 बताएं। बीइंग एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, हम आपको कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के इनकम को, जो भी उसका फायदा अराइज होगा, उस फायदे को आप संचित करिए। तो ये एक तरीके से तो मोड ऑफ एंजॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन हो गया, लेकिन 17 इसको वैलिड करता है, क्लॉज 1। लेकिन एक टाइम फ्रेम में ये इसको वैलिड करेगा। देखिए लिखा होगा अप टू 18 ईयर्स या अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफर, 18 साल तक या अंतरणकर्ता के जीवन काल तक। कहां से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विच एवर इज अर्लियर, जो सबसे पहले हो जाए। अब आपका डायरेक्शन इसके बियॉन्ड अगर जा रहा है तो डायरेक्शन वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन 17 का क्लॉज 2 इस क्लॉज 1 का डिपार्चर, इनकम को एक्यूमुलेट करने का डायरेक्शन हम अनसर्टेन पीरियड के लिए भी दे सकते हैं। वो कब? जब 17 के क्लॉज 2 में जाएंगे तो 3 दशाएं लिखी हैं।
उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन के लिए अगर आपने ऐसा डायरेक्शन दिया हो तो अपने ऋणों के भुगतान हेतु आपने ऐसा निर्देश दिया हो तो डेट्स के पेमेंट्स के लिए, या अपने बच्चों के मेंटेनेंस के लिए के संदर्भ में आपने डायरेक्शन दिया है तो डायरेक्शन चलेगा ही। अब देखिए यहां मिल गया आपको डिपार्चर। ए डिपार्चर सेक्शन 18 में है, धारा 18 में है, और धारा 18 खूब पूछा जाता है कि सेक्शन 18 किन किन सेक्शंस का डिपार्चर है। बता सकता है आप में से कोई बता सकता है आप लोगों में से कि 18 किन किन सेक्शंस का डिपार्चर है, यानी अपवाद है? तो 14, 16, 17। हाँ, 14, 16, 17 का डिपार्चर। अगर प्रॉपर्टी आपने फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, कॉमर्स, ट्रेड या फॉर मैनकाइंड, मानव कल्याण के लिए या धर्म, विज्ञान, कला, वाणिज्य के उत्थान के लिए किया हो तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन जो है लागू नहीं होगा। तो देखिए ऐसे पढ़ेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। अब बीच में बच गया सेक्शन 13 और सेक्शन 14। फिर अगर हम सेक्शन 5 से कनेक्ट करें इसको तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर की बात करती है, पक्षकारों के कार्य के द्वारा अंतरण, इसका मतलब कि हमको ट्रांसफर और ट्रांसफरी शुड बी अलाइव एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों अंतरण के समय जीवित होने चाहिए। तो यह भी यही कंफर्म करती है जो धारा 5 कह रहा है कि कैन यू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन, क्या आप अजन्मे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं? जवाब सीधे नो होगा। अनबॉर्न पर्सन का मतलब क्या? वो व्यक्ति हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस इवन इन हिज और हर मदर्स वोम, वह व्यक्ति जिसका अस्तित्व यहां तक कि अपनी मां की गर्भ में भी ना हो। तो क्या प्रॉपर्टी एबियांस में ट्रांसफर करेगी, शून्य में ट्रांसफर करेगी? नो। 13, 15 को ही रिकन्फर्म करती है। और कुछ लोग ये कहते हैं साहब 13 जो है धारा 5 का अपवाद है। टोटली गलत है, कंफर्म करती है, कंफर्मेशन सेक्शन है। हाँ, अनबाउंड पर्सन के बेनिफिट के लिए यू कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, उसके फायदे के लिए आप संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्तें ये हैं कि आप जो अनबाउंड पर्सन है, जिसको हम अल्टीमेट बेनिफिशियरी अगर कहें, अंतिम लाभार्थी, आपको क्या करना होगा, उस प्रॉपर्टी में एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ ए लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्विक हित का सृजन करना होगा, जिसको हम लोग मिडिल मैन कहेंगे। ट्रांसफरर अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बीच का जो व्यक्ति है इज कॉल्ड मिडिल मैन, मध्यवर्ती। हम उसको क्या देंगे, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन देंगे और राइट टू यूज एंजॉयमेंट देंगे। अब इस अनबॉर्न पर्सन को
इसके पहले कि वो पर्सन जिसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उसकी डेथ हो, उसके पहले पहले उसको अनबाउंड पर्सन को कम्स इनटू एग्जिस्टेंस होना बिफोर टर्मिनेशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। अगर बिफोर टर्मिनेशन आप प्रायर इंटरेस्ट वो अस्तित्व में आ गया मां के गर्भ में, तो प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट हो जाएगी, और नहीं आया तो धारा 16 के प्रभाव से वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी अंतरणकर्ता को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। और एक बहुत खास इंपॉर्टेंट शर्त, उस प्रॉपर्टी में जब ये आप पोजीशन यूज एंजॉयमेंट देंगे उस पर्सन को जिसके पक्ष में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो आपको करना ये होगा कि जितना भी अब इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में बचा, जिसको रिमाइंडर इंटरेस्ट कहा गया है, अवशिष्ट हित, वो आपको देना होगा उस अल्टीमेट बेनिफिशियरी को। इसका मतलब ये कि जैसे कि पहले इंग्लैंड में डबल पॉसिबिलिटी रूल लागू होता था, दोहरी संभावना का नियम, हालांकि अब लागू नहीं होता है। आपसे बहुत पूछते हैं, व्हाइट बी वर्सेस मिचेल का केस है, हमारे यहाँ डबल पॉसिबिलिटी रूल लागू नहीं होता है। अगर आपने जैसे अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है मान लीजिए ए है, जिसका भविष्य नाम ए होगा, आपने कहा मिस्टर ए के होने वाले पुत्र को ये प्रॉपर्टी वेस्ट होगी, और उसके बाद इनके होने वाली पुत्री को होगी, ये डबल पॉसिबिलिटी होगी। इंडियन लॉ में आपको उसके पुत्र पे ही रुक जाना है। आप देखिए जो आपका इलस्ट्रेशन है सेक्शन 13 का, वो इसी बात को कंफर्म करता है। और इस पे एक इंपॉर्टेंट केस भी है अवध हाई कोर्ट का, हमको लगता है कि वो केस आप सभी जानते हैं। क्यों भाई, केस मालूम है आप लोगों को? गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन का। हाँ, गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब जब सेक्शन 14 पे आएंगे तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। अब ये परपेचुटी का क्या मतलब होता है? परपेचुटी का मतलब होता है फॉर अनसर्टेन पीरियड, अनिश्चित अवधि। और जब आप इसको प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में अप्लाई करेंगे तो इट मींस कि टाइड अप द प्रॉपर्टी फॉर एवर, संपत्ति को हमेशा के लिए बांध देना। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दी है तो क्या उस प्रॉपर्टी पर आप अपनी डेथ के बाद भी रूलिंग करेंगे? नो, इसीलिए रूल अगेंस्ट परपेचुटी लिखा हुआ है। अगर सेक्शन 2 जो इस पार्ट का जो सेक्शन 2 है उसका जो कंक्लूडिंग लाइन है, अगर वहां पे जाइएगा तो लिखा हुआ है कि जो चैप्टर 2 की जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में से कोई या अधिक इफ इनकंसिस्टेंट विद एनी रूल ऑफ द मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के किसी नियम के असंगत हो, तो मुस्लिम लॉ विल प्रिवेल ओवर अपॉन सच प्रोविजन। तो मुस्लिम लॉ उस विधि पर यानी उस प्रावधान पे प्रभावी है। आप वक्फ को देख लीजिए, वक्फ में जैसे ही प्रॉपर्टी आप डेडिकेट करते हैं, वो जो है वक्फ बिकम्स इरिवोकेबल,
आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी टाइड अप हो जाती है विद ऑलमाइटी गॉड। और यहां जो सेक्शन 14 में जो है परपेचुटी के कंसेप्ट, वो एक अनबॉर्न पर्सन के केस में, जो इसकी बातचीत हम लोग अभी 13 में कर रहे थे, अनबॉर्न पर्सन के केस में आप प्रॉपर्टी को कब तक टाइड अप कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो रही है उसके बेनिफिट की। तो जब आप पढ़ेंगे तो जो टोटल लाइफ ऑफ प्रायर इंटरेस्ट है, मतलब उस पूर्विक हित की संपूर्ण अवधि प्लस वो बच्चा जितने समय तक मां के गर्भ में है, जिसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, गर्भावस्था की अवधि 280 दिन प्लस हिज आर हर एज ऑफ मेजॉरिटी, उसकी वयस्कता की आयु तक आप प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट पोजीशन से आप उसको रोक सकते हैं, उसके बाद नहीं। 18 साल एज ऑफ मेजॉरिटी, लेकिन अगर वो बच्चा या चाइल्ड जो भी है, अगर अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट है, तो एज ऑफ मेजॉरिटी इज 21। सुंदर राजन वसी नटराजन का केस, अब यहां तक जब देख लेंगे तो फिर हम लोग वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट पे चले जाएंगे। वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन 19 में, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट सेक्शन 21 में, और ना तो सेक्शन 19 और ना ही सेक्शन 21 ये दोनों निहित हित समाश्रित हित को दोनों ही परिभाषित नहीं करते। तो फिर करते क्या है ये? सेक्शन 19 तरीके बताता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हाउ टू बी क्रिएटेड, निहित हित कैसे सृजित हो। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें तरीके मेंशन है। आई थिंक कि 3 तरीके हैं। क्यों भाई इशिता, कितने तरीके हैं मालूम है आप लोगों को? केवल एक ही एस्पिरेंट अप्लाई कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, सब लिखने में लगे हुए हैं। So not defeated by death. अरे भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं कितने मैनर्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्रिएटिंग वेस्टेड इंटरेस्ट, 3 है कि 4 है? सर 3 है। 3 ही 3 है है। सर। पढ़ लीजिए उनको कायदे से। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वेस्टिंग जो इंटरेस्ट होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है, इज ऑलवेज हेरिटेबल, सदैव दाय योग्य होता है। अगर ट्रांसफरी के फेवर में इंटरेस्ट वेस्ट हो गया और देन आफ्टर ही इमीडिएटली डाइज, तो वो जो इंटरेस्ट है उसके लीगल सक्सेसर्स में जाके सक्सीड कर जाएगा। ये आपके 19 के पैरा 2 में, तो उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो। वंस वेस्टेड ऑलवेज वेस्टेड, एक बार निहित तो सदैव निहित। अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन देखिए 19 का, तो ये जो है स्टेटमेंट को वो कंफर्म करता है। 21 पे जाएंगे तो आप कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते ही हैं। जब वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, तो वो इंटरेस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट।
जब 21 पढ़ेंगे तो 23 से कनेक्ट करेंगे उसको। अगर टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर हैपनिंग ऑफ एनी अनसर्टेन इवेंट, तो वो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट रेगुलेट होगा कहां से? 21 से कि 23 से? ये मालूम है आप लोगों को? 21 से। 21 से रेगुलेट होगा। अगर टाइम मेंशन है तो, यही कह रही हैं। यस सर। और टाइम नहीं मेंशन है तो 23 से रेगुलेट होगा। ये इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए हम लोग अपने बिल्कुल टारगेट पे हैं। अब इसके बाद सीधे सेक्शन 35, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत। उसमें आप जानते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सेक्शन 7 के तहत कैपेसिटी राइट दोनों होना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी प्रॉपर्टी के बारे में किसी से डीलिंग कर रहे हैं, जिसको कहा गया प्रोफेस टू ट्रांसफर, अंतरण करने की प्रावंजना, और उसके बदले में इन ल्यू ऑफ प्रोफेस टू ट्रांसफर आप हमको क्या दे रहे हैं? आप हमको बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिट कन्फर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। और ये प्रोफेस टू ट्रांसफर और जो बेनिफिट सो कन्फर्ट टू मी, अगर ये दोनों इम्बॉडीड इन द सेम डॉक्यूमेंट, दोनों का उल्लेख एक ही दस्तावेज में हो, तो रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज बाउंड टू इलेक्ट either in favor of the transaction or against the transaction. अगर उसने अगेंस्ट ऑप्शन दिया तो जो बेनिफिट कन्फर्ड हुआ है वो वापस करना होगा आपको। और अगर आपने अगेंस्ट वाला ऑप्शन दिया तो जिससे प्रॉपर्टी की डीलिंग हो रही थी वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही हो गया, निराश संतृप्ति हो गया। तो जिसने उसके साथ डीलिंग की थी, जिसको सो कॉल्ड ट्रांसफरर कहा जाता है, तथा कथित अंतरणकर्ता, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी उससे कंपनसेशन पाने का हकदार होगा। और उस कंपनसेशन का अमाउंट क्या होगा? जिस प्रॉपर्टी को आपने प्रोफेस टू ट्रांसफर किया, एट दैट टाइम उसकी जो भी वैल्यू रही हो, एज ए कंपनसेशन आपको डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को देना होगा। इलेक्शन दो ही तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कुछ सिचुएशन में इलेक्शन ट्रांसफर के फेवर में इन्फर कर लिया जाता है, उसका अनुमान कर लिया जाता है। जैसे आपको बेनिफिट कन्फर्ट किया गया और आपने उस बेनिफिट को कंज्यूम कर लिया, उपभोग कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया, अब वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता है। इट मीन्स कि आपने उस डीलिंग को ओके किया। कभी कभी ये होता है कि आप में कोई डिसेबिलिटी आ गई तो इलेक्शन सस्पेंड हो जाता है टिल डिसेबिलिटी सीजेस, जब तक कि निरोगिता समाप्त न हो जाए। एक खास बात और कि अगर आपको चूंकि इलेक्शन करना है, निर्वाचन करना है, कि आप डीलिंग को ओके करेंगे कि ओके नहीं करेंगे, तो जिसने ये डीलिंग की है वो आपसे रिक्विजिशन करेगा, अनुरोध करेगा कि आप इसको ऑप्ट करिए। अगर 1 साल के विदिन आपने नहीं किया तो आपसे वो रिक्वेस्ट करेगा।
और मान लीजिए 1 साल के भीतर भी आपने नहीं किया, तो वो आपसे अगेन रिक्वेस्ट करेगा कि विद इन अ रीजनेबल टाइम आप ऑप्ट करिए कि इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिनाई कर रहे हैं। अगर आपने उस रीजनेबल टाइम में भी कुछ रिएक्शन नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, तो मान लिया जाएगा कि आपने डीलिंग को ओके कर दिया। तो उसका जो इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन भी पूछा जाता है और पूछ लेंगे कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का कौन सा सेक्शन इज बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट कि इफ एनी पर्सन गेट्स द बेनिफिट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज का फायदा प्राप्त करता है, then he must also bear the burden of such an instrument. तो उसे उस दस्तावेज का भार भी सहन करना चाहिए। तो आप 35 को बताएंगे। ये हम लोग का आज का टास्क था, जो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है।